दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम इतिहास के पन्नों को पलटकर एक ऐसी रहस्यमयी और एडवांस सभ्यता की दुनिया में कदम रखने वाले हैं जिसने दुनिया भर के इतिहासकारों को सच में चौंका कर रख दिया था। जरा स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर 2000 पर गौर कीजिए। पता है क्यों? क्योंकि 1920 के दशक में हुई सिर्फ एक पुरातात्विक खोज ने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास को सीधे 2000 साल पीछे धकेल दिया। इससे पहले हमें लगता था कि हमारा इतिहास वैदिक काल से शुरू होता है, लेकिन इस एक खोज ने रातों रात भारत के इतिहास को मेसोपोटामिया, मिस्र और चीन जैसी प्राचीन सभ्यताओं की लीग मिलाकर खड़ा कर दिया। बिल्कुल हैरतअंगेज है ना? तो चलिए आज की इस चर्चा का रोड मैप देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे इस सभ्यता की खोज और इसके विस्तार से। फिर देखेंगे इनकी हैरान कर देने वाली टाउन प्लानिंग, इनका समाज और प्रशासन, इकोनॉमी, धर्म और कला, और आखिर में बात करेंगे इनके उद्भव के उस रहस्य पर जो आज भी अनसुलझा है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इसकी खोज और इसके विशाल विस्तार की। इसकी खोज की कहानी भी ना किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। कई दशक लग गए इसे दुनिया के सामने लाने में। देखिए, 1826 में चार्ल्स मैसन ने पहली बार एक अजीब से टीले को देखा। उसके बाद 1853 और 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने भी वहां का दौरा किया। उन्हें वहां से बैल की आकृति वाली एक मोहर भी मिली थी, लेकिन उन्होंने इसे कोई विदेशी चीज मानकर इग्नोर कर दिया। सोचिए कितना बड़ा मौका हाथ से निकल गया। खैर, आखिरकार 1921 में जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की और इतिहास हमेशा के लिए बदल गया। अब जरा इस विशाल नंबर को देखिए, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। यह इस पूरी सभ्यता का त्रिकोणीय क्षेत्रफल है। अगर हम इसके विस्तार की बात करें तो यह उत्तर में कश्मीर के मांडा से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र के दायमाबाद तक और पश्चिम में सुतका गेंडोर से लेकर पूर्व में यूपी के आलमगीरपुर तक फैला था। इसका यह विशाल स्केल आज भी हमें हैरान कर देता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी उन्नत नगर नियोजन यानी इनकी स्मार्ट सिटी वाली वास्तुकला को। इन प्राचीन शहरों का जो डिजाइन था वो वाकई बड़ा दिलचस्प था। आमतौर पर शहर दो हिस्सों में बटे होते थे। एक था पश्चिमी टीला जो दुर्गीकृत यानी किलेबंद होता था और जहां शासक वर्ग रहता था, और दूसरा था पूर्वी टीला या निचला शहर जो बिना किलेबंदी का था और जहां आम नागरिक, व्यापारी और कारीगर रहते थे। लेकिन हाँ, इतिहास में अपवाद तो होते ही हैं। धौलावीरा का शहर दो नहीं बल्कि 3 भागों में बटा था, और कालीबंगा में तो दुर्ग और निचला नगर दोनों ही अलग अलग किलेबंद थे। आप जरा इनकी इन स्मार्ट सिटी फीचर्स को सुनिए, आप सच में दंग रह जाएंगे। इनकी सड़कें बिल्कुल शतरंज की बिसात की तरह एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। आज की तरह ढके हुए मैनहोल वाली पक्की ड्रेनेज सिस्टम थी, और इमारतों में 4-2-1 के अनुपात वाली पक्की ईंटों का इस्तेमाल होता था, वो भी बिल्कुल इंग्लिश बॉन्ड स्टाइल में। घरों के कोनों को मजबूत करने के लिए एल आकार की ईंटें लगाई जाती थी। घर 2 मंजिला तक होते थे और लगभग हर घर में अपना एक प्राइवेट कुआं और स्नानागार होता था। मतलब आज का मॉडर्न अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसके सामने पानी भरे। वास्तुकला के बाद अब रुख करते हैं इनके समाज और प्रशासन की ओर। देखते हैं वहां का सामाजिक जीवन कैसा था। जब बात आती है सत्ता की तो विद्वानों में काफी बहस होती है। स्टुअर्ट पेगेट का मशहूर कथन है कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो एक केंद्रीकृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां थी। उनका मानना था कि मिस्र और मेसोपोटामिया की तरह यहां भी पुरोहितों का राज चलता था। लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर आर.एस. शर्मा जैसे इतिहासकारों का लॉजिक कुछ और कहता है। उनके मुताबिक इस सभ्यता में व्यापार इतना ज्यादा हावी था कि प्रशासन की बागडोर शायद पुरोहितों के नहीं बल्कि व्यापारी वर्ग के हाथों में थी। और पता है सबसे खूबसूरत बात क्या थी? ये एक बेहद शांतिप्रिय समाज था। खुदाई में हथियारों का मिलना ना के बराबर है। ये लोग दिखावे से ज्यादा उपयोगिता को अहमियत देते थे। खुदाई में भारी तादाद में मिली महिलाओं की मूर्तियों से ये भी संकेत मिलता है कि समाज संभवतः मातृसत्तात्मक था। और सबसे अच्छी बात, यहां छुआछूत या जाति प्रथा का कोई भी सबूत नहीं मिलता। फुर्सत के पलों में ये लोग शतरंज और पासा खेलते थे या फिर मछली पकड़ने निकल जाते थे। काफी सुलझी हुई लाइफस्टाइल थी इनकी। चलिए आप समझते हैं उस मजबूत इकोनॉमी और व्यापार को जिसने इस समाज को इतना समृद्ध बनाया। इनकी इकोनॉमी की रीढ़ थी इनकी खेती। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में मिले वो विशाल अन्नागार यानी ग्रैनरीज इस बात का सबूत हैं कि ये लोग एक्स्ट्रा अनाज को बड़े सलीके से स्टोर करते थे।
कालीबंगा में मिले जुते हुए खेत और मेहरगढ़ में कपास की खेती के दुनिया के सबसे शुरुआती सबूत इनकी कृषि कुशलता को दिखाते हैं। और व्यापार को आसान बनाने के लिए इन्होंने 16 के गुणक पर आधारित एक बड़ा ही स्टैंडर्डाइज्ड वजन और माप का सिस्टम भी तैयार कर लिया था। इनका जो ट्रेड नेटवर्क था ना, वो काफ़ी विशाल और ग्लोबल था। अंदरूनी व्यापार की बात करें तो वो राजस्थान और कर्नाटक तक बैलगाड़ियों के जरिए होता था, और बाहरी व्यापार वो तो मेसोपोटामिया और फारस की खाड़ी तक समुद्री जहाज़ों से होता था। गुजरात का लोथल इनका एक बहुत ही प्रमुख टाइडल पोर्ट यानी ज्वारीय बंदरगाह था। एक बहुत ही दिलचस्प बात बताऊं, मेसोपोटामिया के सम्राट सारगोन के अभिलेखों में इस सभ्यता के साथ व्यापार का साफ साफ जिक्र है, जहां वे इसे मेलुहा कहकर बुलाते थे। अब आगे बढ़ते हैं इनके धर्म, कला और विज्ञान की तरफ, जिसने इनकी संस्कृति को एक खास पहचान दी। इनके धार्मिक विश्वास काफी हद तक प्रकृति से जुड़े थे। ये मातृदेवी और पशुपति शिव की पूजा करते थे। एक सींग वाले पशु और पीपल के पेड़ की भी बहुत मान्यता थी। कालीबंगा और लोथल में तो बकायदा अग्निवेदियों के सबूत मिले हैं। लेकिन एक चीज़ जो इतिहासकारों को बहुत हैरान करती है वो ये कि बाकी प्राचीन साम्राज्यों की तरह यहाँ कोई भी भव्य मंदिर या बड़ी धार्मिक इमारतें बिल्कुल नहीं मिली हैं। एकदम अलग सोच थी इनकी। कला और विज्ञान के मामले में तो ये लोग सच में जीनियस थे। कांसे की वो मशहूर डांसिंग गर्ल की मूर्ति याद है? वो लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनी थी, जो इनकी बेहतरीन मेटलर्जी को दिखाती है। लोथल और चन्हूदड़ों में सेलखड़ी की मोहरें और मन के बनाने की पूरी फैक्ट्रियां थीं। और मेडिकल साइंस, आप शायद यकीन ना करें, लेकिन कालीबंगा और लोथल से खोपड़ी की सर्जरी के सबूत मिले हैं। इसके अलावा ये लोग केमिस्ट्री और मिश्र धातु यानी अलॉय बनाने में भी उस्ताद थे। अब बात करते हैं उस चीज की जो आज भी एक पहेली है, इनकी लिपि। इसे बॉस्ट्रोफेडिन लिपि कहते हैं। ये एक भाव चित्रात्मक लिपि है, जिसे पहली लाइन में दाएं से बाएं और फिर अगली लाइन में बाएं से दाएं लिखा जाता था। इसमें करीब 64 मूल चिन्ह हैं, जिनमें सबसे ज्यादा चित्र मछली के हैं। हालांकि रेवरेंड हिराज जैसे कुछ विद्वानों ने इसे तमिल भाषा से जोड़ने की कोशिश की है, लेकिन सच्चाई यही है कि दुनिया भर के आधुनिक इतिहासकार आज तक इस रहस्यमय लिपि को डिकोड नहीं कर पाए हैं। और अब हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे रहस्यमय हिस्से पर आते हैं, इस सभ्यता का उद्भव। यह एक ऐसा सवाल है जो इतिहास के पन्नों में बार बार गूंजता है। 1920 के दशक से लेकर अब तक लगभग 1500 हड़प्पा स्थलों की खोज हो चुकी है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर इतनी विशाल और इतनी एडवांस सभ्यता का निर्माण किया किसने था? इस सवाल पे इतिहासकार बिल्कुल तटस्थ होकर दो अलग अलग थ्योरीज पर बहस करते हैं। एक तरफ है विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत, जो कहता है कि मेसोपोटामिया या सुमेरियन लोगों ने आकर इसे बसाया। दूसरी तरफ है स्वदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत, जो मानता है कि इसका निर्माण आर्यों, द्रविड़ों या सोथी बलूची जैसी स्थानीय संस्कृतियों ने ही किया था। लेकिन सच क्या है? दोनों पक्षों में खामियां हैं। सुमेरियन सभ्यता और हड़प्पा की मोहरों और टाउन प्लानिंग में काफी फर्क है, और आर्यों की सभ्यता ग्रामीण थी जबकि हड़प्पा पूरी तरह से अर्बन। इसीलिए बिना किसी ठोस निष्कर्ष के ये आज भी एक खुली बहस का विषय बना हुआ है। तो जैसे जैसे हम आज के इस एक्सप्लेनर के अंत तक पहुंच रहे हैं, हमारे सामने ये बहुत बड़ा सवाल जस का तस खड़ा है कि उस अनपढ़ी लिपि में ऐसे कौन से गहरे रहस्य दबे पड़े हैं। जरा सोचिए, जिस दिन भी वो लिपि पढ़ ली जाएगी, क्या उस दिन हमारे इतिहास की किताबें फिर से नहीं लिखी जाएंगी? भविष्य की खुदाइयां हमें क्या नया सच बताएंगी, ये देखना वाकई बेहद रोमांचक होगा। आज की इस ऐतिहासिक चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।